नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज सबसे पहले बात करेंगे बजट की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार हर साल ऐतिहासिक बजट पेश कर रही है। पिछले साल भी सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट पेश किया, लेकिन यह ऐतिहासिक बजट इतिहास बन नहीं पाता, क्योंकि वर्तमान के जो अधिकारी हैं वो इसमें पलीता लगा देते हैं। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि जिस गरीब गांव विकास के लिए ये बजट बनाया गया था, आवंटित होता है, वह खर्च ही नहीं हो पा रहा है। मामला इसलिए आपके सामने लाए हैं कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की है और उसमें कहा कि दिसंबर का महीना आ गया और उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकांश विभाग हैं वो अपना 50% बजट भी खर्च नहीं कर पाए हैं। तो सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया था। अगर उसमें आधा 4 लाख करोड़ भी खर्चा नहीं हो पाया है और वित्तीय वर्ष को खत्म होने में मात्र 3 महीना बचा है, तो जो आधा काम 9 महीने में कर पाए हो वो 3 महीने में पूरा कैसे कर देंगे उसको। और अगर 3 महीने में वो पूरा बजट खर्च करेंगे तो आप ये पक्का मान लीजिए कि ये पूरे बजट की बंदरबांट होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सरकार ने योजनाओं पर 3,88,000 करोड़ रुपया आवंटित किया था, जिसमें से मात्र 1,28,000 करोड़ रुपया ही अब तक खर्च हुआ है। इसी चिंता को लेकर मुख्यमंत्री ने सारे अफसरों को फटकार लगाई और कहा कि अगर फंड खत्म नहीं कर पाए तो कार्रवाई होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हर साल पीडब्ल्यूडी विभाग, ग्राम विकास, औद्योगिक विकास, ये सब फिसड्डी रहते हैं बजट खर्च करने में, और उसके बाद भी इन अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती है। इस बार भी वही सेम स्थिति है, पोजीशन है। मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा की है उसमें पाया है कि पीडब्ल्यूडी का जो विभाग है, अजय चौहान जिसके प्रमुख सचिव हैं, वहाँ पर बजट 50% भी खर्चा नहीं हुआ है। पिछले साल भी अजय चौहान ने 9,000 करोड़ के लगभग रुपया सरेंडर कराया था। अभी तक कई विभाग ऐसे हैं जो 40% पर ही अटके हैं। उसमें पीडब्ल्यूडी है, ग्राम विकास है, इनकी स्थिति बहुत खराब है। इसी तरह से इंडस्ट्री विभाग है, औद्योगिक विकास विभाग है, और नमामि गंगे है। नौकरशाही की सुस्ती, फाइलों की धीमी रफ्तार, अफसरों का जिले स्तर पर कमजोर मॉनिटरिंग का होना, इन सब कारणों से बजट खर्च नहीं होता है। जल जीवन मिशन की जहाँ तक बात है तो उसमें केंद्र सरकार की ओर से पैसा नहीं मिल पाया, लिहाजा वहाँ पर राज्यांश जो राज्य का बजट है उसी से काम चलाया जा रहा है। इसलिए वह विभाग सबसे निचले पायदान पर 15% पर खड़ा है। लेकिन अगर पैसा होता तो शायद वो इस श्रेणी में ना होता। लेकिन जिनके पास पैसा है, पीडब्ल्यूडी के पास, वो कहीं नहीं खर्च कर पा रहे हैं। ग्राम विकास के पास, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के पास, यहाँ कोई केंद्रांश का पैसा नहीं रुका है। सौरभ बाबू हैं, ग्राम विकास के प्रमुख सचिव हैं। 2 विभाग है, कोऑपरेटिव भी उनके पास है, काफ़ी बड़े विभाग के वो प्रमुख सचिव हैं। स्वतंत्र देव सिंह हैं, मंत्री हैं। अनुराग श्रीवास्तव एसीएस हैं जल जीवन मिशन के। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, बजट आधा नहीं खर्च कर पा रहे हो, जनता के बीच विकास का दावा करोगे, अफसर लाल फीताशाही में चीज़ों को उलझाए हुए हैं। हर साल बड़े बड़े बजट आ रहे हैं, लेकिन जब बजट खर्चा नहीं होता तो अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती। कहा जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कोई ऐसा प्रमुख सचिव नहीं है जो अपने विभाग में 2-2, 3-3, 4-4 साल से ना हो। कार्रवाई अगर हुई होती, पिछले साल ही हुई होती, तो शायद आज ये नौबतें ना आती। लेकिन
अफसरों के कामों का खामियाजा राजनीतिक लोगों को भोगना पड़ता है। इस बात को सरकारें अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए अफसरों की अड़ंगेबाजी, लाल फीताशाही, धीमी रफ्तार को उतना ही तवज्जो मिलनी चाहिए जितना पैसे का दुरुपयोग ना हो और सरकार की छवि से कोई खिलवाड़ ना हो। अगर पैसा होते हुए भी काम नहीं होगा तो फिर इतनी बड़ी फौज फाटा होने का फायदा क्या है, और इतने बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और अफसर होने का जनता को क्या फायदा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो सियासत है उसमें एक बड़े बदलाव की प्रक्रिया आपने देखी और प्रक्रियाएं भी तेजी से चल रही हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो चुका है। अब बीजेपी में सबकी निगाह योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर लगी हुई है। नए साल में यह बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। वैसे बदलाव भी संगठन में भी और होगा और सरकार में होगा, यानी कि दोनों जगहों पर होगा। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद से केंद्रीय नेतृत्व ने अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा शुरू कर दी है। मंथन हो रहा है और नए साल में इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में मात्र एक साल चुनाव का बचेगा। 26 का जो साल होगा वो चुनावी साल कहलाएगा, क्योंकि 27 जैसे लगेगा जनवरी में ही आचार संहिता आ जाएगी। तो योगी सरकार में इस समय 54 मंत्री हैं, अधिकतम 60 मंत्री तक हो सकते हैं, यानी कि 6 पद खाली है। 6 पदों पर इन नए चेहरों को जगह मिलने की काफ़ी गुंजाइश दिखाई जा रही है इस बार, क्योंकि बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट किया है कि वो नए नए चौंकाने वाले नाम लेकर आ रही है। तो मंत्रिमंडल में भी कई नामों से वो लोगों को चौंकाएगी। चर्चा यहाँ पर एक बात की और है कि जो 65 साल के ऊपर बुजुर्ग मंत्री हैं पार्टी में, उनको भी विश्राम दिया जा सकता है। एक और चर्चा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक नया तीसरा डिप्टी सीएम भी बना सकती है। इसमें पूर्व मंत्री केंद्रीय स्तर पर रही साध्वी निरंजन ज्योति का नाम काफ़ी तेजी से लिया जा रहा है। वो जातीय समीकरण के हिसाब से भी काफ़ी फिट बैठ रही हैं और उनकी तस्वीरें इन दिनों काफ़ी तेजी से बड़े नेताओं के साथ आ रही हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें लगी हैं, जिसमें एक बहुत प्रमुख नाम आपको बताऊं कि बुंदेलखंड से, बांदा से पूर्व सांसद रहे हैं आर.के. पटेल। उनके भी मंत्री बनाए जाने की काफ़ी चर्चा है। वो हालांकि सांसदी का चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी में ये कोई बड़ी बात नहीं, वो किसी को कहीं से लाकर मिनिस्टर और अध्यक्ष कुछ भी बना सकती है। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले 7 विधायकों में से 2 नाम मनोज पांडे और पूजा पाल, ये भी चर्चा में हैं और ऐसी सुगबुगाहट है कि रायबरेली से मनोज पांडे और कौशाम्बी से आने वाली पूजा पाल को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो आर.के. पटेल को भी मौका मिलने का काफ़ी अवसर है। निरंजन ज्योति के लिए एक बड़ा पद की तैयारी चर्चा में है। लेकिन एक अलग नाम भूपेंद्र चौधरी का, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वो उनकी जगह पर पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। भूपेंद्र चौधरी को सरकार किसी बड़े पद पर, ओहदे पर समायोजित कर सकती है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का उनके ऊपर काफ़ी कृपा भी रही है, भरोसा भी रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने जो अपना कार्यकाल बिताया है निर्विवाद ढंग से, उसका उनको इनाम कुछ ना कुछ पार्टी देगी। तो जो बागी हैं उनके दिन बहुरने वाले हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिम और बुंदेलखंड का भी काफ़ी प्रभाव बढ़ने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो बहुतायत होगी संख्या की, वो ओबीसी और एससी वर्ग से ही होगी। बीजेपी का अगला दांव बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में इन्हीं 2 बड़े वोट बैंक पर है और इस विस्तार पर केंद्रीय नेतृत्व ने इसी आधार पर मंथन भी किया है।
तो इन नामों में से बहुत सारे नए नाम हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी लोगों को, तो इनको मंत्रिमंडल में अगर लिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोग आश्चर्य में पड़ेंगे, चौंकेंगे। हालांकि बीजेपी नौजवान नई पीढ़ी के लोगों को इस समय मौका देने में काफ़ी आगे जा रही है। उसकी कई जो उन्होंने अभी चयन किए हैं उससे उत्तर प्रदेश के लेकर एक तस्वीर भले धुंधली सी हो, भले कयासों की हो, लेकिन वो दिखाई पड़ रही है। अब एक रोचक खबर आपको बताएंगे, है तो राजनीतिक लेकिन बहुत इंटरेस्ट है इसमें। पंकज चौधरी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रदेश के। इस पर करीब 1 साल से ज़्यादा का समय लगा। राष्ट्रीय नेतृत्व मंथन करता रहा कि किसको उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए। जिसका कहीं नाम नहीं था वो पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री होते हुए अचानक से आकर प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। उनका नाम फाइनल हो गया। रातों रात खेल बदल गया। पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं, वित्त राज्य मंत्री। वह प्रदेश अध्यक्ष के साथ केंद्र में मिनिस्टर हैं, यानी कि वो 2-2 पदों पर हैं। हो सकता है कि उनको देर सवेर केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़े। नेतृत्व की जैसी इच्छा होगी, वो चाहेगा तो वो दोनों पदों पर रह सकते हैं, और अगर वो रहते हैं तो आप उनको काफ़ी और ज़्यादा भाग्यशाली मान लीजिएगा कि वो राजनीति में स्वर्ण अक्षरों में कलम से लिखवा के लाए हैं। लेकिन पंकज चौधरी के सामने परीक्षा यह है कि 2027 का जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वो वहाँ कितने लकी साबित होते हैं, वो रिजल्ट तय करेंगे। और पंकज चौधरी के इतिहास भूगोल के इतर असली खबर पे आते हैं कि बीजेपी में आज तक सिर्फ 2 अध्यक्ष ऐसे हुए हैं जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बने हैं। आपका ध्यान इसलिए इधर आकर्षित कर रहा हूं कि बीजेपी पार्टी जब से बनी है तब से यूपी में मात्र 2 अध्यक्ष ही ऐसे हुए जो बाद में मुख्यमंत्री बने। पहले थे कल्याण सिंह, वो भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, और दूसरे हुए राजनाथ सिंह। ये दोनों पार्टी के अध्यक्ष रहे और बाद में मुख्यमंत्री बने। उनके बाद बहुत सारे लोग अध्यक्ष बने लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चाहे केशव मौर्य रहे हों, महेंद्र नाथ पांडे रहे हों, स्वतंत्र देव रहे हों, भूपेंद्र चौधरी रहे हों, और अब पंकज चौधरी आए हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ये दोनों लोग प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, और केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष रहते डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद देकर उनको समायोजित किया था। 2017 का जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उस समय केशव मौर्य दावेदार थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से पार्टी में अब तक 5 अध्यक्ष आ चुके हैं। इनमें से कई केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचे। अब आप ये कह सकते हैं कि पिछले 9 सालों से योगी निर्विवाद रूप से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार के अगुवा हैं, और उनकी जो छवि है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में सीएम का पद अभी खाली नहीं है। माहौल और चर्चाएं बहुत बार बनाई जाती हैं, लेकिन सौभाग्य देखिए कुछ ही लोगों को मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, और योगी का सौभाग्य इस मामले में प्रबल है कि वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं लगातार। योगी सफलतापूर्वक सरकार चला रहे हैं। कल्याण सिंह की तरह लोग उनको याद भी करते हैं कि वो एक अच्छे प्रशासक हैं, खास तौर से गुंडागर्दी के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो ऐसे में जब तक योगी हैं तब तक प्रदेश अध्यक्षों के लिए अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ स्वप्न है, कल्पना में ही हो सकती है, और कई चले भी गए। लेकिन सियासत में किसी के भाग्य को कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं कौन कब, बीजेपी में तो पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं,
पता नहीं कब कौन नया कुर्ता पैजामा सिला के आया हो, पर्ची निकल जाए उसके नाम की। तो फिलहाल एक कहानी ये थी जो हमने आपको बताई। वैसे जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, अगर उसकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वो मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक रूप से दावेदार हो जाता है। लेकिन योगी के आने के बाद से ये संभावनाएं जो थी उन पर विराम लग गया, खत्म हो गई, और अभी शायद उनकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अब ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई एक खबर है कि भाई अगर नौकरी से रिटायर हो गए तो निराश ना हो, अभी आपके लिए उम्मीद बची हुई है। रिटायरमेंट का मतलब घर बैठना नहीं है, बल्कि एक नई नौकरी की तैयारी शुरू करना है। रिटायरमेंट प्रशासन से विदाई नहीं है, नई जिम्मेदारी की तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही माहौल बनता जा रहा है। ये बात इसलिए आई है क्योंकि यूपी में पिछले कुछ सालों से एक पैटर्न साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो आईएएस, आईपीएस सीनियर अफसर रिटायर हो रहे हैं, सरकार उनको लगातार नए पद देती जा रही है। ताज़ा मामला पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार का आया है। प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वह 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। लेकिन प्रशांत कुमार अकेले ऐसे अफसर नहीं हैं जिन्हें योगी सरकार ने रिटायरमेंट के बाद बहुत अहम पद दिया है। 89 बैच के आईएएस अफसर थे संजय भूस रेड्डी, उनको भी बहुत बड़ा पद दिया, 5 साल के लिए रेरा का चेयरमैन बनाया। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं अरविंद कुमार, जो विद्युत नियामक आयोग के इस समय चेयरमैन हैं। वो बिजली विभाग के भी पहले चेयरमैन रहे, नौकरी में रहते हुए। प्रमुख सचिव गृह जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे, आज राज्य परिवर्तन आयोग के सीईओ हैं। जीके गोस्वामी फोरेंसिक साइंस के डायरेक्टर थे, इसी साल रिटायर हुए थे। सरकार ने उनको 1 साल के लिए दोबारा से उसी पद पर तैनात किया है। एसएन साबत का नाम आपको याद होगा, आईपीएस अफसर थे। वो उत्तर प्रदेश SSSC आयोग जो बना है उसके चेयरमैन है, आईपीएस अफसर हैं। तो उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों की चांदी है, एक तरह से आप मान लो। भाई बड़े बड़े पद सब उनके पास हैं। और अभी जो लोग रिटायर होने के लाइन में हैं, हो सकता है कि वो भी अपने लिए कोई नई व्यवस्था तलाश रहे हों कि आगे उनको कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लोग ये कहते हैं कि भाई ये अफसरों को अहम जिम्मेदारी योगी सरकार क्यों दे रही है। कुछ जानकारों का ये तर्क है कि आईएएस और आईपीएस अफसरों को रिटायरमेंट के बाद अगर कोई अहम जिम्मेदारी दी जाती है तो सरकार का उसके पीछे ये मानना होता है कि उनका जो प्रशासनिक अनुभव है, जो उनकी क्षमता है, अगर उसको निरंतरता प्रदान कर दी जाए तो वो राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे और दे सकते हैं। सरकार का मत है कि बिजली, औद्योगिक विकास, शिक्षा और तमाम सारी जो चीज़ें चलती हैं विकास के संबंध में सरकार में, उसमें जो लोग सेक्टोरल तौर पर स्पेशल अनुभव रखते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। और ऐसे अधिकारी जो परफॉर्म करके आए हों, अगर उनको ये पद दिया जाए तो सरकार के लिए और आसानी होती है योजनाओं को तेज गति पकड़ाने में। हालांकि इस पर भी एक दूसरा मत है जानकारों का कि रिटायर अफसरों की नियुक्ति अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पुराने अफसरों पर ही भरोसा करते रहेंगे तो फिर नई सोच, नई इनोवेशन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। हर चीज़ के पीछे एक दूसरी कहानी आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है ये आरोप लगता है कि अफसरशाही हावी है। और वो अफसरशाही जब अपनी सेवा पूरी कर लेती है तो वो चाहती है कि उसको फिर कहीं सरकारी तंत्र में जो गाड़ी घोड़ा बंगला और ऑफिस है उसका
मिला रहे, 4-6 साल और चले, क्योंकि शारीरिक रूप से तो अधिकारी ज़्यादातर फिट है और काम भी करते आए हैं। तो अचानक घर बैठ जाएं तो कोई उनके जीवन का उपयोग नहीं रह जाता, उनकी प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं रह जाता। तो सरकार को भी लगता है कि नेताओं से ज़्यादा अच्छा है अफसरों से काम लेना। इनको डांट फटकार तो सकते हैं, इनके ऊपर दबाव बना सकते हैं, काम करा सकते हैं, निर्णय तेज करा सकते। राजनीतिक व्यक्ति पर न उतना डांट फटकार लग सकती है, क्योंकि भाई उसके भी कई घर है, कई महात्मा बैठे हैं वहाँ, वो लखनऊ में नहीं छुएंगे, दिल्ली में पैर छू लेंगे। लेकिन अफसर तो मुख्यमंत्री पर ही निर्भर है। तो मुख्यमंत्री और सरकार को जब ये लगता है कि कुछ योजनाओं में अफसरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उनको रखना चाहिए, वो तेज काम करा सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश के विकास में अभी आने वाले कई सालों तक पूरी ऊर्जा के साथ योगदान दे सकते हैं, तब वो उनको पद देती है। लेकिन जिस तरह से पद मिल रहे हैं अफसरों को, आप ये कह सकते हैं कि आईएएस और आईपीएस अफसरों के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में एक गोल्डन टाइम चल रहा है। भरोसा रखने वाले लोग निराश ना हो, मिलते रहें बीच बीच में वही 5KD वाले रास्ते पर। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको एक बिहार के बहुत मशहूर शायर हैं सुनील कुमार तंग, उनकी कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाऊंगा जो बेहद शानदार हैं। तो सुनिएगा कि लगता है इस सदी का नया देवता हूँ मैं, और कुछ सोच कर हुआ है ये एहसास दोस्तों, और लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर कमियां निकाल दी, बस खूबियां बची हैं मेरे पास दोस्तों। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम और तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। नमस्कार।